अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 86 ऑटोग्राफ की कीमत। लैला ने घबराते हुए 3-4 बार पूछा, कौन है दरवाजे पर? कौन है? उधर से आने वाली आवाज में भी एक डर सा था। मैं हूं लैला मैम, अभिषेक। अभिषेक? कौन अभिषेक? मैं किसी अभिषेक को नहीं जानती, आप प्लीज जाइए यहाँ से, कहकर उसने पीछा छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन उस अभिषेक नाम के लड़के ने व्यूइंग ग्लास से अपनी हथेली हटाकर कहा, आप चाहे तो मुझे देख सकती हैं, मैं अपने घर से सिर्फ आपसे मिलने यहाँ तक आया हूँ। मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ लैला मैम, आप प्लीज एक बार दरवाजा खोलकर मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए, फिर मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके कहने पर लैला ने एक बार फिर से अपनी आंखें व्यूइंग ग्लास से चिपकाते हुए उसे देखने की कोशिश की। वो कोई 15-16 साल का लड़का था। उसने लाल रंग की महंगी सी टी शर्ट पहन रखी थी और वो देखने से ही किसी ठीक ठाक घर का मालूम पड़ता था। लेकिन लैला किसी भी कीमत पर इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने सख्ती से कहा, देखो अभिषेक, तुमने कहा, मैंने मान लिया कि तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो, लेकिन मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। इसलिए इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करूं, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ, वरना तुम्हें इस जिद का बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। लैला ने कहा तो अभिषेक ने थके हुए लहजे में कहा, बस आपकी एक झलक के साथ एक ऑटोग्राफ का ही तो सवाल था मैम, लेकिन ठीक है, आप मुझसे मिलना नहीं चाहती तो ना सही। इतनी आवाज आने के बाद उसकी आहट सीढ़ियां उतरते हुए गायब हो गई। लैला ने अपने तेज तेज धड़कते दिल को कंट्रोल करते हुए खुद से कहा, भगवान जी, इस इंडस्ट्री की वजह से न जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा। कहते हुए उसकी नजर एक बार फिर से टीवी पर जा टिकी और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। उसने वापस से सोफे पर बैठते हुए रिमोट से वीडियो प्लेयर ऑन किया और एक बार फिर से कबीर की फिल्मों में डूब सी गई। फिल्म देखते हुए ही देर रात न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब लैला की आंख खुली तो दिन चढ़ाया था। उसने एक लंबी सी अंगड़ाई ली और फिर उठकर खिड़की के पर्दे हटाने लगी। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ बने पार्क की एक बेंच पर पड़ी। वहां का नजारा देखकर लैला ने हथेलियों से अपनी आंखें रगड़ डाली। वो कंफर्म होना चाह रही थी कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही है, लेकिन ये कोई उसकी नजरों का धोखा नहीं था। वो लड़का वाकई में अभिषेक ही था, जो सामने वाले पार्क की बेंच पर लेटा हुआ था। लैला ने उसे वहां देखकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की, लेकिन फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, हो सकता है वो किसी और वजह से रुका हो, या अगर वो मेरा पीछा करके मुझ तक पहुंचने के चक्कर में यहाँ रुका हुआ है तो रहा करे, मैं कौन सा उसे अपने आसपास भी आने देने वाली हूँ। उसे अपनी थियरी पर इतना यकीन इसलिए था क्योंकि अभी कुछ दिन तो उसे यूं भी किसी भी काम के लिए बाहर निकलना नहीं था। अभी वो कह ही रही थी कि तभी उसने देखा कि अभिषेक ने अब अपनी आंखों पर रखा हाथ हटाते हुए लैला की बालकनी की तरफ नजर डाली। शायद ग्लास विंडो से हटे हुए पर्दे उसे सड़क के उस तरफ से ही बखूबी दिख गए थे, इसलिए वो लैला के फ्लैट की तरफ देखते हुए अब उठकर बैठा हुआ था। फिर सुबह से शाम हो गई। लैला कबीर की फिल्मों के कैसेट बदलने के दौरान एक बार खिड़की से झांककर बाहर जरूर देख ले रही थी, और हर बार वो लड़का लैला को वहीं आसपास ही दिख रहा था। शाम घिरने को आई तो अचानक से लैला को कुछ घबराहट सी होने लगी थी। उसे डर था कि वहीं आसपास भटकता अभिषेक कहीं आज रात भी उसके फ्लैट के दरवाजे पर ना आ थमके, और इसी फिक्र में उसने न चाहते हुए भी कबीर को फोन लगा दिया। फोन अश्विन ने उठाया तो लैला ने कुछ घबराई हुई आवाज में कहा, मुझे कबीर सर से बात करनी है। अश्विन ने सपाट लहजे में कहा, सर अभी किसी जरूरी मीटिंग में बिजी हैं, फ्री होते हैं तो मैं बताता हूँ उन्हें। लेकिन न जाने क्यों लैला को इत्मीनान नहीं था। उसने अश्विन को एक तरह से मिन्नत करते हुए कहा, प्लीज अश्विन, इट्स अर्जेंट। लैला के लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसने अश्विन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। लैला को पता नहीं चल पाया कि अश्विन ने कबीर से क्या कहा, लेकिन अगले ही पल फोन पर कबीर की आवाज उभरी,
हाँ बोलो मिस लैला। दूसरी तरफ से कबीर की आवाज सुनकर लैला का दिल एक अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। उसे कबीर के फिल्मों के सारे रोमांटिक सीन याद आने लगे और उसके गालों पर सुर्खी सी बिखर गई। जबकि कबीर ने उसकी खामोशी कुछ ज्यादा ही लंबी महसूस की तो इस बार कुछ परेशान लहजे में पूछने लगा, क्या हुआ लैला? ऑल वेल? तुम ठीक तो हो? अब लैला ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी वैसे तो सब ठीक है मगर। बोलते हुए उसने कबीर को सारी बात कह सुनाई। कबीर कुछ पलों के लिए खामोश हो गया था, जैसे कि सिचुएशन की सीरियसनेस को समझना चाहता हो। फिर कुछ देर के बाद बोला, ठीक है मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ओके? लैला ने धीरे से जी कहा और कॉल रख दिया। लेकिन फोन रखने के बाद उसे अब खुद पर गुस्सा आने लगा था। मैंने खामोखा कबीर सर को कॉल कर दिया। मैं खुद ही दरवाजा नहीं खोलती तो उस अभिषेक ने क्या कर लेना था। एकदम पागल हूं मैं भी। और वो उनके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि उन्होंने इस बात को कितने हल्के में लिया है। तुझे ही शौक हो रहा था उन्हें कॉल करके ये सब बताने का। कर लिया कॉल, करवा ली अपनी बेइज्जती। लैला बड़बड़ाती हुई खुद को ही डांटने लगी थी। अभी उसने फोन रखा ही था कि तभी फोन की रिंग बज उठी। अपने ख्यालों में खोई हुई लैला को उस रिंग की आवाज ने भी चौंका दिया था। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ सुजॉय की आवाज आई, हेलो लैला, मैं सुजॉय बोल रहा हूँ। लैला को सुजॉय के कॉल करने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने उसके कॉल करने की वजह सोचते हुए धीमी आवाज में कहा, जी कहिए। सुजॉय की आवाज में एक मायूसी सी थी। उसने उलझे उलझे लहजे में कहा, दरअसल मैंने तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया है कि दिव्या की इंजरी कुछ ज्यादा सीरियस है और ऐसे में उसे अभी ठीक होने में कम से कम 1.5-2 महीने तो लगेंगे ही, इसलिए हमारी फिल्म होल्ड पर चली गई है। सुजॉय ने लाख उसका दिल दुखाया था, लाख उसे उल्टी सीधी बातें सुनाई हो, लेकिन हर वक्त अकड़ू और खड़ूस की तरह बातें करने वाला सुजॉय आज बेहद लो साउंड कर रहा था और ये बात लैला को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने उसी तरह शांत लहजे में कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ सुजॉय साहब। बाकी आपकी परेशानियों के लिए बस इतना ही कहूंगी कि ये वक्त भी टल जाएगा। जो कुछ भी हुआ शायद उसकी सबसे बड़ी कीमत आप ही चुका रहे हैं, इसलिए हमारी पूरी हमदर्दी है आपके साथ। कभी कभी हमारी मजबूती परखने के लिए भगवान जी ऐसे इम्तिहान लेते रहते हैं। समझता हूँ मैं, लेकिन इतने इम्तिहान। लैला के लहजे में कुछ ऐसा था कि सुजॉय के चेहरे पर एक तंज मुस्कुराहट बिखर गई। फिर दोनों ने बाय कहकर कॉल रख दिया, जबकि लैला फोन रखने के बाद सुजॉय को लेकर सोच में पड़ गई थी। बेचारे सुजॉय साहब अपनी पहली फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड थे और दिव्या की एक बेवकूफी की वजह से सब कुछ कितना उलझ सा गया है। ऐसे इस बात से तो यही साबित होता है कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में जा गिरता है। उस दिव्या के साथ बुरा तो हुआ, लेकिन जितना शैतानी उसका दिमाग है उस हिसाब से उसे ये सबक मिलना जरूरी था। लैला दिव्या के बारे में सोचते हुए कुढ़े जा रही थी। पिछले 2 दिनों से उसने खुद भी तो फिल्में देखकर तो कभी मार्केट घूमकर अपनी टेंशन को हावी होने से रोका था, लेकिन अब वो सुजॉय और दिव्या के बारे में सोचते हुए खुद के बारे में भी टेंशन में आ चुकी थी। उनके पास तो फिर भी कई ऑप्शन थे, लेकिन अगर इस फिल्म के इस तरह होल्ड पर चले जाने के बाद उसे जल्द ही कोई ऑप्शन नहीं मिला तो फिर वो क्या करेगी। पर दूसरे ही पल उसे ख्याल आया कि उसके पास बैंक में काफी सारे पैसे हैं, इतने पैसे कि वो अगर गांव में होती तो पूरी जिंदगी में एक साथ कभी देख ही नहीं पाती। तो फिलहाल तो उसे पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब सोचते हुए वो खाना बनाने में लग गई। दिव्या के एक्सीडेंट वाली बात से सुजॉय बेहद डिस्टर्ब था। हालांकि पाहूजा साहब और लतिका जी उसे बराबर समझा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी टेंशन थोड़ी कम करने में कामयाब हुए भी थे। लेकिन जब फिल्म में होने वाली देरी की वजह से उसने होने वाले नुकसान का कैलकुलेशन किया तो उसकी टेंशन एक बार फिर से बढ़ने लगी थी। मार्केट से हेवी ब्याज पर उठाया गया पैसा इस 1 महीने में कई गुना बढ़ जाना था। बस इसी फिक्र ने उसके दिन रात का सुकून छीन लिया था। तब उसे अंधेरे में सिर्फ एक ही नाम दिखाई दे रहा था, और वो नाम था राहुल का, क्योंकि राहुल के पापा मेहता साहब दुबई से डील करते थे
और यहाँ इंडस्ट्री के बंबई वाले इन्वेस्टर्स सुजॉय मोशंस पर अभी उतना भरोसा नहीं दिखा रहे थे, जिसकी वजह से अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वो यहाँ के दूसरे किसी इन्वेस्टर्स से मदद मिलने की उम्मीद नहीं कर सकता था। तब उसने राहुल को कॉल किया और अपनी परेशानी बताते हुए उससे कहा, अगर तुम मेहता साहब से कहकर मुझे पैसे दिलवा दो तो मुझे आसानी हो जाएगी। तुम चाहो तो ओवरऑल प्रॉफिट में से अपने 1-2% बढ़ाकर ले लेना। राहुल ने कुछ पलों के लिए सोचा और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करते हुए कहा, देखो सुजॉय, मैं जानता हूँ कि तुम अभी टफ टाइम से गुजर रहे हो, लेकिन जैसे तुम्हारी लिमिटेशंस हैं उसी तरह मेरी भी हैं। मैंने डैड से पैसे लेकर तुम्हारी फिल्म में इन्वेस्ट किया है, और अगर मैं दोबारा से डैड को तुम्हारा रेफरेंस देकर पैसे मांगूंगा तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि मैंने उनके पिछले पैसे भी उड़ा दिए। जिस तरह तुम्हें खुद को प्रूव करने का प्रेशर है, उसी तरह मुझ पर भी ये प्रेशर कई गुना ज्यादा है, क्योंकि मैंने अपनी अब तक की जिंदगी में डैड के पैसे सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किए हैं। लेकिन इस बार मुझे भी खुद को प्रूव करना है, इसलिए इस बार माफी चाहूंगा सुजॉय। राहुल की बात लॉजिकल थी, इसलिए सुजॉय उसे कुछ भी और नहीं कह सका और उसने बस ठीक है कहकर कॉल काट दिया। कबीर इस वक्त और किसी से नहीं बल्कि पार्थो से ही बात कर रहा था। लैला का कॉल सुनने के बाद उसने दूसरे कमरे में फोन पर मौजूद पार्थो से कहा, मुझे अभी जरूरी काम से निकलना है पार्थो, मैं इस बारे में तुमसे कल बात करता हूँ। कहकर उसने कॉल रखी और फिर अश्विन से बोला, गाड़ी निकालो अश्विन। अश्विन जी कहकर बाहर निकल गया था। कबीर ने कुछ ही देर में जरूरी तैयारी की और पार्किंग में आ गया। उसने गाड़ी के अंदर झांक कर देखा तो ड्राइविंग सीट पर अश्विन बैठा हुआ था। तब कबीर ने उसकी विंडो पर छुपते हुए कहा, सिर्फ मैं जा रहा हूं अश्विन। यह सुनकर अश्विन ने चौंकते हुए कहा, लेकिन सर, इस तरह आपका कहीं भी अकेले जाना सही नहीं है। तब कबीर ने दरवाजा खोलते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं अच्छे से प्रिपेयर होकर ही जा रहा हूं। अश्विन ने अनमने ढंग से बाहर निकलते हुए कहा, जी जैसा आप बेहतर समझे। कहकर वो साइड हो गया और कबीर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। हालांकि अश्विन की फिक्र फिजूल तो नहीं ही थी। इतने सालों में इंडस्ट्री में लगातार बने रहने की वजह से उसने दोस्त के साथ साथ दुश्मन भी काफी बना लिए थे। अब ऐसे में कौन कहां से किस मकसद से आ रहा है ये तो कोई भी नहीं बता सकता था। लेकिन कबीर को इन सब फिक्रों की बजाय सिर्फ एक ही फिक्र थी कि ना जाने लैला किस मुसीबत में होगी। लैला ने डिनर के बाद हालांकि पहले ये डिसाइड किया था कि आज वो कल की तरह देर रात तक कबीर की मूवी नहीं देखेगी, लेकिन वो खुद को लाख चाहने के बावजूद भी रोक नहीं पाई। उसने दूसरे फिल्म की कैसेट प्लेयर में डाली और फिर फिल्म शुरू होने का इंतजार करने लगी। तभी उसकी नजर एक बार फिर से खिड़की पर पड़ी। पता नहीं वो लड़का भी अब तक वापस गया या नहीं। ये ख्याल आते ही लैला से खुद को रोकना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ पल इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद भी उसे वहां पर अभिषेक तो क्या कोई भी नजर नहीं आया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। फाइनली थक हार कर उस लड़के को जाना ही पड़ गया। मैंने भी हड़बड़ाकर कबीर सर को कॉल कर दिया। अच्छा हुआ जो उन्होंने कोई सीरियस रिस्पॉन्स नहीं दिया, वरना अभी मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। कबीर सर तो यही सोचते ना कि मैंने उन्हें बहाने से बुलाया है। ये सोचते हुए लैला को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो कुछ हल्की फुल्की सी हो गई है, वरना कल से वो अभिषेक की वजह से काफी डिस्टर्ब थी। खुली हुई खिड़की से आती तेज हवाएं उसके बालों की लटों को बार बार चेहरे पर ला छोड़ रही थी। उसने एक हाथ से बालों को संभाला और फिर पीछे पलटकर अंदर कमरे में जाने की कोशिश की कि तभी खिड़की के जंगले से 2 हाथ बाहर निकले और एकदम से लैला के गले में एक रुमाल का फंदा डाल दिया। लैला ने लगभग चीखते हुए कहा, कौन है, छोड़ो मुझे। कहते हुए लैला को ऐसा महसूस हुआ जैसे अब उसकी सांसें रुक जाएंगी। मैंने मेन गेट खोलकर बस एक ऑटोग्राफ देने के लिए कहा था, तो क्यों नहीं दिया? अब देखो मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा ना। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।